सो किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उसमें आगे अब हम पहुंचे हैं टाउन्स एंड ट्रेड वाले पार्ट पे। ये आपका आखिरी पार्ट होगा। इसमें हम जानेंगे कि अर्बन पॉपुलेशन, इससे पहले हम रूरल एरियाज के बारे में जान चुके हैं कि वहाँ लोग कैसे रहते होंगे। हमने पंचतंत्र और जैन टेक्स्ट और बुद्ध टेक्स्ट से जानने की कोशिश की कि ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी होती होगी। अब हम जानेंगे कि अर्बन पॉपुलेशन कैसे रहती थी। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे एंड में पूछ सकते हैं। सो किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स ये क्लास 12th का चैप्टर 2 है। इसमें हम टाउन्स एंड ट्रेड पे पहुंचे हैं कि कैसे थे टाउन्स यानी कि शहर, और वहां पे ट्रेड किस तरीके से होता था। हमने 6th सेंचुरी के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने मगध के बारे में भी पढ़ा। हमने देखा कि महाजनपदास 16 महाजनपदास थे, उनकी कैपिटल्स थी। हमने ये जाना कि ये जो सारे शहर थे ना, ये उन जगहों पे थे जहां रूट्स पे कम्युनिकेशन होता था, क्योंकि ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड के एरियाज थे। जैसे कि पाटलिपुत्र, ये रिवर रूट पे था। उज्जैन लैंड रूट पे। इसके अलावा पुहर, ये कोस्ट के एरिया में है, सी के आसपास। तो आप देख सकते हो कि पाटलिपुत्र वाला एरिया नदी के आसपास हो गया, उज्जैन वाला लैंड रूट में, और पोहर ये समुद्र के आसपास है, तो सी कोस्ट में। इसी तरह मथुरा, ये भी एक सेंटर था, क्योंकि मथुरा के साथ कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मथुरा लगभग ट्रेड के लिए भी जाना जाता है और कल्चरल रेलेवेंस भी है मथुरा का। अब अर्बन पॉपुलेशन, वहां के लोग किस तरीके से जीते थे। तो जो ये पाटलिपुत्र या ये महाजनपदास की कैपिटल के एरिया होते थे, यहाँ पे रूलिंग एलिट्स, जो राजा हो गए, उनके मंत्री, राजा के जो आसपास के जो क्लोज फैमिली हैं, वो सब भी इसी फोर्टिफाइड सिटी में रहते थे, यानी कि महाजनपदा की जो कैपिटल का एरिया है। हमें एक्सकेवेशन में मोस्ट ऑफ द साइट्स, बिकॉज पीपल लिव इन दीज एरियाज इवन टुडे, तो इसीलिए जैसे मथुरा का एरिया है या पटना जो पाटलिपुत्र का एरिया, यहाँ पे लोग आज भी रहते हैं, तो हम ज्यादा खुदाई एक्सकेवेशन नहीं कर पाए हैं। हरप्पा वाले एरिया में हमने काफी एक्सकेवेट कर लिया, लेकिन हम इन एरियाज में इतना नहीं कर पाए। लेकिन जितनी भी चीजें मिली हमें, वहां पे ब्लैक पॉटरी, फाइन पॉटरी बाउल्स मिले हैं, बर्तन और डिशेस मिली हैं ग्लॉसी फर्निश के साथ। इन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 1 मार्कर्स में पूछा जाता है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। माना जा सकता है कि ये रिच लोग यूज करते होंगे। एंड हमें ऑर्नामेंट्स, जेवर, हथियार, टूल्स, औजार, वेपन्स, हथियार, वेसल, फिगरीन्स, ये सब भी हमें मिली हैं, और अलग अलग चीजों की बनी हुई, कहीं सोने की, कहीं सिल्वर की, कहीं कॉपर की, ब्रॉन्ज, आइवरी, अलग अलग तरह के मटेरियल से हमें काफी सारी बनी हुई चीजें मिलती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, जो कि हमें इस जगह पे मिलता है महाजनपदास की कैपिटल वाले एरिया में। तो ये मैप है, इसमें आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स और उनके टाउन्स। जैसे कि पाटलिपुत्र की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, उज्जैनी की बात हो रही है। तो इन एरियाज को आप देख सकते हो। उज्जैन जो है ये लैंड रूट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र रिवर के बैंक पे है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मथुरा का आज भी कल्चरल रेलेवेंस है, उस वक्त भी था। पोहर जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर है। पोहर आप देख सकते हो कि समुद्र एरिया के पास है, तो सी कोस्ट पे है, तो उसका उस हिसाब से इंपॉर्टेंस बैठती है। तो ये इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड उनके कुछ टाउन्स, जैसे कि तक्षशिला भी एक इंपॉर्टेंट टाउन है। तो 16 महाजनपदास और उनके इंपॉर्टेंट सिटीज और कैपिटल्स।
अब हम 2nd सेंचुरी BC में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट सिटीज का जिक्र है। हमें पता चलता है कि जो लोग चीजों को दान देते थे उनके नाम लिखे जाते थे और वो क्या काम करते थे, ये बातें हमें लिखी हुई मिलती हैं। तो हमें पता चलता है उस चीज से कि वहां के लोग किस तरीके से रहते थे। वहां पे लोग वॉशिंग फ्लॉक्स थे, वीवर्स सिलाई बुनाई वाला काम करना, स्क्रिबर्स, कारपेंटर, पॉटर्स, गोल्डस्मिथ सोनार, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स जो कि राजा के मंत्री, ये सब रिलीजियस टीचर्स, गुरु वगैरह, व्यापारी और राजा, ये सब लोग। तो हु लिव्ड इन टाउन्स, तो ये सारे लोग राजा से लेके वीवर्स तक ये टाउन्स में रहते थे। गिल्ड्स और श्रीन्स, ये एक तरीके का ग्रुप कह सकते हो आप या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स या मर्चेंट्स एक अपना ग्रुप बना लेते थे ताकि उनको आसानी से कच्चा सामान रॉ मटेरियल मिल जाए, रेगुलरली प्रोडक्शन हो सके और एक फिक्स्ड मार्केट फिनिश प्रोडक्ट के लिए मिल सके। तो साथ में व्यापार करना आसान हो जाता है, इसीलिए गिल्ड्स और श्रीन्स ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती थी। इट वॉज लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन अलग अलग तरीके के लोहे के बने हुए औजार, टूल्स भी यूज करते थे जिनसे उनकी डिमांड बढ़ रही थी अर्बन एलिट्स में। ट्रेड कैसे होता था? तो 6th सेंचुरी में ट्रेड जमीन से भी होता था और नदियों से, रिवर रूट से भी होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उज्जैन हमने कहा कि लैंड से इंपॉर्टेंट था, लेकिन पाटलिपुत्र हमारे लिए रिवर के रूट के हिसाब से इंपॉर्टेंट था। तो ये दोनों ही तरीके के व्यापार लैंड से भी होते थे और रिवर से भी होते थे। सेंट्रल एशिया और उसके आगे तक के एरिया में भी हम देखते हैं कि व्यापार किया जाता था काफी दूर तक, और चाइना और बे ऑफ बंगाल नीचे के एरिया में ट्रेड होता था। कंट्रोल किए जाते थे, राजा इन एरियाज को कंट्रोल करते थे। क्यों कंट्रोल करते थे? ताकि वो इन जगहों से व्यापारियों को प्रोटेक्ट कर सकें लुटेरों से। वो भी एक रीजन था, और इन लोगों को, जो व्यापारी जा रहे हैं जिनको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बदले में उन लोगों से ये कुछ टैक्स या कुछ चीजें ले लिया करते थे। तो जो भी इन जगहों पे ट्रैवल करते थे, अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते थे। पहला तो वो हो गए जो पैडलर्स, जो पैर पे चलते थे, फुट पे। दूसरे हो गए जो ग्रुप्स में, कारवां में चलते थे और बैलगाड़ी, बुल्लक कार्ट या काफी सारे एनिमल्स के साथ। तीसरे होते थे सी फेयरर्स। ये रिस्की था काम, क्योंकि समुद्र में आपका काम है, लेकिन ये बहुत प्रॉफिटेबल था। जो मर्चेंट सक्सेसफुल रहते थे उन लोगों को तमिल भाषा में मसत्तुआ तमिल में कहा जाता था, या सेठीज या सतवाहनास प्रकृत भाषा में। किन्हें कहा जाता था? जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे, जो काफी अमीर होते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह, चाहे आप पैर से पैदल जा रहे हो या आप कारवां में जा रहे हो या आप समुद्र से जा रहे हो, बहुत सारी चीजें लेके जाई जाती थी। कपड़े हो गए, अनाज हो गया, मेटल के औजार हो गए, हथियार हो गए, पत्थर, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, दवाइयों के जो औषधियां बनाई जाती थी, या स्पाइसेस। स्पाइसेस तो आप जानते ही हो कि रोमन एम्पायर में पेपर, ब्रिटिशर्स आए ही मसालों के लिए थे हमारे देश में। तो ये सारी चीजें, नमक, ये सब कुछ अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से गुड्स ट्रेड किए जाते थे, तो ये सारे उनके आपको एग्जाम्पल्स हैं। रोमन एम्पायर में स्पेशली पेपर और स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स और मेडिसिनल प्लांट्स, औषधियां वगैरह जो हमारे देश में बनाई जाती थी, वो सब व्यापार होती थी, ट्रेड होता था इन चीजों का। अब व्यापार किसी चीज से होगा ना, सिक्के होते थे राजाओं के, एक्सचेंज होगा। आपको मैंने स्पाइसेस दे दी, तो स्पाइसेस के बदले में आप भी तो मुझसे कुछ, मतलब मुझे भी तो कुछ चाहिए। आप मुझे कॉइन्स दोगे, आप मुझे गोल्ड दोगे, या आप मुझे सिल्वर, आप मुझे कुछ तो दोगे ना। तो अब उन्हीं चीजों की हम एक्सचेंज की बात करेंगे इसमें।
तो पंच मार्क्ड कॉइन्स का एग्जाम्पल आपकी बुक में है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पंच मार्क्ड कॉइन है। इस तरीके के कॉइन होते थे जिन पे सिंबल्स बना दिए जाते थे। जैसे देखो ये सिंबल्स हैं अलग अलग, ऐसे सिंबल्स बना दिए जाते थे। अब ये गोल्ड का भी हो सकता है, ये कॉपर का भी हो सकता है। मटेरियल वेरी करता था राजा से राजा पे, लेकिन पंच मार्क्ड कॉइन्स इस तरीके के होते थे और उस वक्त पंच मार्क्ड कॉइन्स ही यूज किए जाते थे। सिल्वर कॉपर किसी के भी हो सकते थे। जो हमने खुदाई की है, हमें उसमें नंबर ऑफ साइट्स पे थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, पूरे एरिया में हमें काफी सारी जगहों पे ऐसे पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं। न्यूमिस्मैटिक्स जो कि सिक्कों की स्टडी करते हैं, यह आपको पहले स्टार्टिंग में भी चैप्टर में बताया गया था। इन्होंने काफी सारे कमर्शियल नेटवर्क ढूंढे हैं और अलग अलग तरीके के सिक्के भी इनको मिले हैं। अब इन सिक्कों पे अलग अलग तरीके के सिंबल्स बने हैं। इन सिंबल्स का भी तो कुछ मतलब होगा, तो उन सिंबल्स के मतलब को समझने की कोशिश की गई है और माना जाता है कि जिस राजा के या जिस रूलिंग डायनेस्टी के, जैसे मौर्य वंश के वक्त के जो सिंबल्स हैं, उनका उस वक्त के राजा से कोई रिलेशन है, वो उस तरीके के सिंबल्स बनाते थे। तो उस वक्त के जो किंग होते थे वो सिक्कों को इश्यू करते थे। जो व्यापारी होते थे या बैंकर्स या टाउन के लोग जो थोड़े अमीर हैं, वो भी शायद सिक्कों को इश्यू करते होंगे। फर्स्ट कॉइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट से भी, कि पहला ऐसा कॉइन जिसपे नाम लिखा था और इमेज बनी थी रूलर की, ये इंडो ग्रीक्स ने इश्यू किया था, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोल करते थे। तो फर्स्ट कॉइन, अभी तक इससे पहले सेकेंड सेंचुरी से पहले जो सिक्के आ रहे थे उन पे सिंबल्स बने होते थे, लेकिन अब जो सिक्के आ रहे थे उस पे राजा का नाम लिखा था और उनकी इमेज भी बनी थी। ये इंडो ग्रीक्स ने शुरू किया। कुशानास फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड के सिक्के शुरू किए और इनका जो सिक्कों का, कॉइन्स का वेट था, ये बिल्कुल सेम था, आइडेंटिकल था। जैसे आज की डेट में आप सिक्के देखते हो सारे सेम है। अगर आप 1 रुपए का सिक्का देखो, सबका साइज सेम है, वजन सेम है। तो कुशानास ने पहले थे जिन्होंने सिक्के सोने के इशू किए, उनका वजन भी सेम था। किससे? रोमन एम्परर्स एंड परिथन रूलर्स ऑफ इराक, उनके तरीके के सिमिलर सिक्के इश्यू किए थे इन्होंने। न्यूमिस्मैटिक स्टडी ऑफ कॉइन और विजुअल एलिमेंट जैसे कि स्क्रिप्ट हो गई, इमेजेस हो गई, इनकी जो स्टडी करते हैं उन्हें न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? कॉइन्स की स्टडी को कहते हैं। गोल्ड कॉइन्स हमें काफी ज्यादा जब मिले हैं तो उससे पता चलता है कि बड़ा ट्रांजैक्शन होता होगा, लेन देन, व्यापार बहुत ज्यादा होगा। रोमन कॉइन्स हमें कहीं कहीं होर्ड, यानी कि लोगों ने गाड़ के छुपा के रखे हुए हैं, वैसे भी हमें साउथ इंडिया में मिलते हैं। तो इसका मतलब माना जाता है कि रोमन एम्पायर का साउथ इंडिया के साथ कोई ट्रेड या कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा, नहीं तो उड़ के तो वहां के कॉइन्स इंडिया में आ नहीं सकते। तो उनसे ऑब्वियसली पता चलता है कि कोई नेटवर्क ऑफ ट्रेड रहा होगा, लेकिन ये बात हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि साउथ इंडिया रोमन एम्पायर का हिस्सा नहीं था, लेकिन कोई कनेक्शन रहा होगा। क्या था एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। कॉइन्स ट्राइबल रिपब्लिक्स जैसे कि यदुवंश पंजाब और हरियाणा के एरिया में ये भी इशू करते थे। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि कॉइन सिर्फ राजा इशू करते थे या बैंकर्स या ट्रेडर्स। कहीं कहीं पे ट्राइब के लोग भी आपको इशू करते हुए कॉइन्स दिखे हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू के तौर से पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल किसका दोगे? योद्यास का, जो कि पंजाब और हरियाणा के एरिया में थे। आर्कियोलॉजिस्ट को थाउजेंड्स ऑफ कॉपर कॉइन्स मिले हैं इन्हीं ट्राइबल्स के, जो कि इकोनॉमिक एक्सचेंज को दर्शाता है कि ट्राइबल रिपब्लिक्स भी इकोनॉमिक एक्सचेंज करती होंगी,
क्योंकि इससे पहले हम ये मानते थे कि ट्राइब के लोग तो क्या करते थे, फॉरेस्ट में जो भी चीजें मिली जैसे कि हनी हो गई, वैक्स हो गई, इन्हीं को ही निकाल के राजा को दे दिया करते होंगे और अपना जीवन बसर करते होंगे। लेकिन जब हमें ट्राइबल रिपब्लिक्स के इस तरीके के कॉइन्स दिखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी इकोनॉमिक एक्सचेंज करते होंगे। सोने के सिक्कों का बेहतरीन एग्जाम्पल है गुप्ता रूलर्स का। सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉइन्स उनके टाइम के इशू किए गए थे। अर्लीस्ट एंड रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये गोल्ड कॉइन्स हैं गुप्ता रूलर्स के टाइम के। ये कॉइन्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए जाते थे और किंग्स को भी इनसे डेफिनेटली बेनिफिट होता होगा। 6th सेंचुरी से हमें सोने के सिक्के मिलने बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया होगा या शायद अब उतना व्यापार नहीं हो रहा होगा। अब इस बात पे हिस्टोरियंस दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ ये कहते हैं कि क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था तो उसके कारण यहाँ का व्यापार भी खत्म हुआ और इसके कारण आपको सोने के सिक्के नहीं मिलते। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि नए जगह, नए शहर बन गए, नया ट्रेड नेटवर्क शुरू हो गया उस वक्त में, तो इसीलिए हमें उन जगहों के सिक्के मिल रहे हैं और उन जगहों के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सोने के सिक्के बिल्कुल बंद हो गए, कहीं कहीं पे मिलते हैं तो व्यापार हो रहा होगा। तो दो अलग फिलॉसफी हैं कि वाई 6th सेंचुरी में गोल्ड के कॉइन्स हमें नहीं मिलते या बहुत कम मिलते हैं। तो पहला है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो चुका था तो उसके कारण व्यापार कम हो गया क्योंकि साउथ इंडिया में रोमन एम्पायर के सिक्के मिल रहे थे। दूसरे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, नए ट्रेड नेटवर्क शुरू हो गए थे तो हमें उस टाइम के कॉइन्स कम मिलते हैं, लेकिन हमें फिर भी मिलते हैं, कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। तो ये दो विचारधारा हैं हिस्टोरियंस की, सोने के सिक्के क्यों कम मिलने लग गए उस बारे में। अब हम बैक टू बेसिक्स, ये आपका 7th और लास्ट सब हेडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये इंस्क्रिप्शन है, ये आपकी बुक में एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है। इसको डेसिफर कैसे किया गया, इसको पढ़ा कैसे गया, इसको समझा कैसे गया। जैसे हड़प्पा की स्क्रिप्ट है, हड़प्पा की स्क्रिप्ट तो हमें आज भी नहीं समझ आई है, लेकिन हमें ब्राह्मणी, खरोस्ती ये भाषाएं हमने डेसिफर कर ली हैं। तो उनके पीछे क्या स्टोरी है वो हम थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। डेसिफरिंग ब्राह्मणी, ब्राह्मणी कैसे डेसिफर हुई। मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स जो कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर ड्राइव फ्रॉम ब्राह्मणी। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की काफी सारी जो स्क्रिप्ट्स है वो आपको ब्राह्मणी से मिलेंगी। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का मतलब हो गया, अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में संस्कृत को भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में इंग्लिश मत लिख देना कभी भी। तो कुछ जो मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स हैं वो ब्राह्मणी से मिली हैं। एंड द स्क्रिप्ट, यही ब्राह्मणी की स्क्रिप्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी यूज की गई है। 18th सेंचुरी से यूरोपियन स्कॉलर्स जो कि इंडियन पंडित्स के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे बंगाली, देवनागरी जो कि हिंदी की स्क्रिप्ट है, और कंपेयर कर रहे थे इन लेटर्स और स्पेसिमेन से जो उनको मिल रहे थे। क्योंकि ये अभी कौन सी कहानी में बता रही हूँ कि ब्राह्मणी अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो यूरोपियंस हमारे यहाँ की भाषाएं पढ़ रहे थे जैसे कि बंगाली हो गई, देवनागरी हो गई, ताकि वो इन भाषाओं को भी पढ़ सके। स्कॉलर्स अर्लियर इंस्क्रिप्शंस पढ़ने की कोशिश करने में एज्यूम करते थे कि शायद वो संस्कृत में ही लिखी गई होंगी। ऑल्दो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस प्राकृत में हमें लिखी हुई मिलती हैं। आफ्टर डेकेड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और काफी सारी बातें, जेम्स प्रिंसिप एंड पियरदसी से चैप्टर शुरू हुआ था ना, तो वही जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में अशोकन ब्राह्मणी को डेसिफर कर लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि नहीं तो उससे पहले हम प्राकृत और संस्कृत में ही कंफ्यूज हो रहे थे। फाइनली हमें ब्राह्मणी डेसिफर हो गई। ये एक स्क्रिप्ट की बात है। अब दूसरी है खरोस्ती। The story of Kharosti decipherment, the script used in inscriptions in the northwest, ये एक अलग है जो कि इंडो ग्रीक किंग्स
हु रूल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। इंडो ग्रीक किंग्स ही फर्स्ट थे जिन्होंने ऐसे सिक्के निकाले थे जिन पे राजा का, किंग का नेम और उसकी इमेज थी। अभी मैंने आपको ऊपर ये चीज बताई थी। इन लोगों के जो स्क्रिप्ट थी वो खरोस्ती में थी। तो इनके कॉइन्स पे राजा का नाम और राजा की जो इमेज थी वो ग्रीक और खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी होती थी। तो यूरोपियन स्कॉलर्स जो कि फॉर्मर को पहले जो भाषा ग्रीक पढ़ पाते थे या उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की, तो उनको ए को दोनों स्क्रिप्ट में उनको मिला एंड उन्होंने फाइनली इस स्क्रिप्ट को, बोथ द स्क्रिप्ट्स ऑफ राइटिंग नेम्स, उन्होंने इसको कंपेयर किया। कौन सी स्क्रिप्ट को? ग्रीक और खरोस्ती दोनों में लिखा था, उन्हें कंपेयर किया। with princip identifying the language of Kharosti inscription as Prakrit, it became possible to read longer inscription as well. जब प्रिंसिप ने आइडेंटिफाई किया खरोस्ती लैंग्वेज को, उन्होंने कहा कि ये प्रकृत से लगभग जुड़ी हुई है, तो खरोस्ती भी हम ज्यादा पढ़ सके। अब जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, वो ये इंस्क्रिप्शंस हमने पढ़ लिए, इतनी मेहनत करके पढ़ तो लिए, तो ये क्या बताते हैं? तो एपिग्राफिस्ट्स और हिस्टोरियंस वर्क करते हैं इन दो इंस्क्रिप्शंस पे, अशोका के, ब्राह्मणी और खरोस्ती। तो हमें ये पता चलता है सबसे पहला कि द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन। इनमें से जो ये इंस्क्रिप्शंस में कहीं पे भी अशोका नाम मेंशन नहीं है। इंस्टेड टाइटल्स दिए गए हैं रूलर को, जैसे कि देव नाम पिया, जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, या पियादसी। इस तरीके के नाम दिए गए हैं, प्लेजेंट टू बिहोल्ड। तो नेम ऑफ अशोका कुछ अदर इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है, लेकिन उनमें भी इस तरीके के टाइटल्स, देव नाम पिया, पियादसी, ऐसे करके उनको दिए गए हैं। काफी एग्जामिन करने के बाद, पढ़ने के बाद उन्होंने मैच किया इन टर्म्स को, स्टाइल को, लैंग्वेज को, और उन्होंने कंक्लूड किया कि ये एक ही राजा की बात कर रहे हैं, चाहे वो देव नाम पिया हो, चाहे वो पियादसी हो, या चाहे वो अशोका हो। बात वो एक ही मौर्य एम्पायर के एम्परर की कर रहे हैं, जो कि चंद्रगुप्त के ग्रैंड सन थे। ऑल्सो हमने ये नोटिस किया कि अशोका क्लेम्स दैट अर्लियर रूलर्स हैड नो अरेंजमेंट टू रिसीव रिपोर्ट्स। पहले के राजा, अशोका से जो पहले के राजा थे, उन्होंने ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं बनाए थे कि उनको रिपोर्ट्स मिल सके, दूर दराज के सारी की सारी जानकारियां मिल सके। तो हिस्टोरियंस को कॉन्स्टेंटली ये स्टेटमेंट्स इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं और वो जज करते हैं, लेकिन हमेशा ये इंस्क्रिप्शंस क्वेश्चनेबल रहेंगे, क्योंकि ये अशोका ने खुद लिखवाए हैं। तो क्या अशोका अपनी बुराई लिखवाएंगे? तो इसमें कितनी बातें सच हैं, कितनी झूठ हैं, या कितनी बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हैं, ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। एपिग्राफिस्ट कभी कभी कुछ अधूरे सेंटेंसेस या कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमें पूरे नहीं मिल पाते, उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ये बड़े ध्यान से किया जाता है ताकि जो एक्चुअल में लिखी गई बातें हैं उनके मतलब ना बदल जाएं। तो इससे हमें 3 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। पहला कि इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि अशोका, देव नाम पिया, पियादसी, ये एक ही इंसान की, एक ही रूलर की बात की जा रही है। दूसरा, हमें इन इंस्क्रिप्शन से पता चला कि अशोका ये क्लेम करते थे कि उनसे पहले के जो राजा थे उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था जिनसे उन्हें रिपोर्ट्स, उन्हें सारी की सारी जानकारियां मिल सके। पर हम इन सब बातों को सच्चा नहीं मान सकते, क्योंकि ये राजा ने खुद लिखवाए हैं। तो इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है, क्या पता कुछ सच ना हो, तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और तीसरी बात ही, कभी कभी कुछ बातें अधूरी या कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें आधे मिलते हैं, तो उन सेंटेंसेस को क्लियर करने के लिए एपिग्राफिस्ट उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जो ओरिजिनली लिखा गया था उसका मीनिंग चेंज ना हो जाए। तो एपिग्राफिस्ट या हिस्टोरियंस बड़े ध्यान से इस काम को करते हैं। हिस्टोरियंस अलग अलग अरेंजमेंट्स करते हैं, अलग अलग असेसमेंट्स करते हैं, ताकि सही बात निकल कर आ सके। अगर किसी राजा ने इंस्क्रिप्शन बनवाया है किसी शहर के पास या किसी इंपॉर्टेंट रूट के पास, तो इसका मतलब कि वो बात लोगों को कहना चाहते थे ताकि लोग उसको पढ़ें।
और काफी सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पढ़े लिखे ना हो। तो क्या सब पढ़े लिखे थे? क्या सबको प्रकृत आती थी पाटलिपुत्र में? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें क्लियरली नहीं पता। काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हमें पता चलती हैं अगर हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस को देखें। ये आप फोर्थ पॉइंट कह सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट ये है प्रॉब्लम्स, कि एक राजा जो सब बातें लिख रहा है और उनका वॉर के बाद, कलिंगा के बाद जो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, क्या उससे चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई? उसके बाद कैसे राज्य चल रहा था? अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो प्रेजेंट डे ओडिशा से हमें मिलते हैं, उसमें भी हमें काफी बातें मिसिंग मिलती हैं। इन अदर वर्ड्स, हम ये नहीं कह सकते हैज नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कॉन्कर्ड। जो कलिंगा जिसकी बात की जाती है कि उसके बाद अशोका ने वॉर छोड़ दिया, उसे सच में अशोका ने जीत लिया था? क्या इशू हुआ था ऐसा पेनफुल कि उसके बाद वॉर छोड़ दिया गया? वो इशू हमें नहीं पता। और कलिंगा के एरिया में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उस एरिया में जो ओडिशा में जीता गया, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम नहीं कह सकते। तो काफी चीजें मिसिंग हैं। तो लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स हम ऊपर से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन काफी सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। पहली आप कह सकते हो कि कुछ लेटर्स फेंट हो गए वक्त के साथ, हल्के हल्के धुंधले से हो गए, और खुद गेस करना पड़ता है। तो अनसर्टेनिटी है कि आपको तुक्का लगाना पड़ेगा कि वो कौन सा लेटर हो सकता है। दूसरा, कुछ लेटर्स डैमेज, इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए हैं। तीसरा, आप श्योर नहीं हो कि जो मीनिंग आप समझ रहे हो उसी तौर से उसको लिखा गया होगा। क्या पता वो किसी और मतलब से लिखा गया हो और हम कुछ और समझ रहे हैं। तो ये चीज भी हो सकती है। अब इसके अलावा काफी बार डिस्कशन और डिबेट्स होती हैं कि हम जिस चीज को जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, हम उससे ऑल्टरनेटिव तरीके से भी तो पढ़ सकते हैं। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर इंसान अपना मतलब अपने तरीके से निकालेगा। तो ये हमेशा एक डिबेट रहेगी। कितने सारे इंस्क्रिप्शंस तो हमें मिले हैं, लेकिन कितने ऐसे भी हैं जो आज भी हम उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। वो हमें उनका नहीं प्रॉपरली ट्रांसलेशन हो पाया। और कितने तो ऐसे हैं जो कि गायब हो गए, खत्म हो गए, वक्त के साथ हमें मिले ही नहीं। कह सकते हैं कि बहुत सारों में से सिर्फ एक फ्रैक्शन, हजारों में से कुछ चंद भर ही हमें मिल पाए हैं। एक और प्रॉब्लम जो हमें दिखती है, दैट नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसिडर कि उसका कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो सकता है, उसको रिकॉर्ड किया गया हो। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है जो लिखी ही ना गई हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक आम किसान ये एग्रीकल्चर जो करता है, उसका खुशी, उसका दुख, वो तो कहीं भी कोई भी नहीं लिखेगा। कोई बहुत ऐसा भी ग्रैंड या यूनिक इवेंट ना हो, कोई बहुत सिंपल सी बात हो सकती है, आम दिनचर्या की बातें हो सकती हैं, वो बातें कोई लिखेगा ही नहीं। जो बहुत यूनिक, बहुत ग्रैंड बात है, जैसे कलिंगा का वॉर हुआ ओडिशा में, उसके बारे में तो लिख दिया गया, लेकिन उसके अलावा और कितने वॉर हुए, उनकी कितनी सारी स्टोरीज होंगी, वो सब तो हमें मिस हो गई ना हमारे यहाँ से, हमें नहीं पता चल पाई। तो हर चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो वो लिखी गई है, ये जरूरी नहीं है। तो कुछ बातें हमें खुद समझ के कि पास्ट में क्या हो सकता है, हमें खुद ही उनका मतलब निकालने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। हमेशा हिस्टोरियंस को नोन से जो बातें उनको पता चल चुकी हैं, उससे अननोन तक पहुंचना पड़ता है। जैसे कि पंचतंत्र की कहानियों में हमें पता चलता है कि हाँ, लोग राजा से दुखी थे, तो शायद सच में ऐसा हो सकता है कि लोग राजा से दुखी होंगे। हम ऐसे एज्यूम ही कर सकते हैं। आप ऐसे देखोगे कि ये कॉपर प्लेट पे कर्नाटका में मिली हुई इंस्क्रिप्शन है। अब इस पे क्या लिखा है हमें तो नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस को भी इसे पढ़ने में एक वक्त लगा होगा, उसमें क्या मीनिंग है उसे समझने में एक वक्त लगा होगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या आपको भी लगता है कि कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या समहाउ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में चैप्टर 3 के साथ क्लास 12th के। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।